Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 8 geography, and the chapter's name is human resources. So first of all, if you haven't studied the earlier chapters, then click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, human resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज आप देख सकते हो, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमंस की। और ह्यूमंस को क्या कहा जा रहा है? रिसोर्स। और रिसोर्स क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। रिसोर्स क्या होता है? संसाधन। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज करते हैं, यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो कि हमारे काम आती हैं, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, उस हर चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। तो एक इंसान को, एक ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा जा रहा है, तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन, सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है, वो होता है उसके पीपल, उसके लोग। ऐसा क्यों? देखो, दुनिया में चाहे कुछ भी है, कोई भी टेक्नोलॉजी ले आओ, कोई भी मशीनरी बना लो, चाहे कुछ भी है, कितना ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उसका फायदा हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इंसान उसे यूज करना ना सीख ले। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे जैसे धरती के अंदर कोयला पड़ा था, ठीक है, बहुत करोड़ों सालों से था, कोयले के रिजर्व्स थे, आयरन ओर के रिजर्व्स थे, बट वो जो रिजर्व्स थे, वो जो कोयला था, वो तभी तो हमारे लिए रिसोर्स बना जब इंसानों ने जाना, पहचाना कि भाई इस चीज को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब इंसानों ने अपना दिमाग लगाया और पता किया कि कोयले को हम जलाकर अपनी जो एनर्जी के नीड्स हैं उसे पूरा कर सकते हैं, हम इसे आग जलाकर एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, तभी जाके तो वो कोयला हमारे जरूरत के वाली चीज बना। उससे पहले तो वो एक पत्थर ही था, सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसी तरीके से आयरन ओर, तो जब तक इंसानों ने आयरन ओर से आयरन को निकालना नहीं सीख लिया, तब उससे पहले तो आयरन ओर जो था वो सिर्फ पत्थर था, हमारे लिए कोई काम का नहीं था। तो इंसानों का सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि इंसान ही नेचर में प्रेजेंट किसी भी चीज को हमारे नीड के अनुसार यूज करते हैं, कि हमारी जो जरूरत है उसके अनुसार उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर में जो भी प्रेजेंट है वो तभी सिग्निफिकेंट बनता है, तभी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है जब लोगों को उसको यूज करना आ जाता है, जब लोगों को लगता है कि हाँ भाई वो हमारी किसी जरूरत को पूरा कर सकती। नहीं तो कोई पत्थर पड़ा था, पड़ा रहने देते, जब तक हमें पता नहीं था कि उस पत्थर को हम एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, उस तब तक वो पत्थर सिर्फ पत्थर था, वो कोई रिसोर्स नहीं था। बट जैसे ही इंसान को पता चला कि भाई यह एक बहुत ही यूजफुल चीज है, वैसे ही वो पत्थर क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट चीज बन गया, एक इंपॉर्टेंट चीज बन गया, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। तो एक खाली पड़ा पत्थर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे बना? क्योंकि पीपल, मतलब इंसानों ने उसकी यूजफुलनेस को पहचाना, और इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो जरूरत के लिए मांग है एक तरीके से, और उनकी एबिलिटी, उनमें जो सक्षमता है उनके अंदर कि वो किसी चीज को यूजफुल बना सकते हैं अपना दिमाग लगा के, तो उनकी डिमांड और उनकी एबिलिटी ही किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाती है। मतलब कि पहले तो वो सिर्फ खाली चीज था, सिर्फ एक पड़ी हुई चीज था जिसका कि हमें कोई मतलब नहीं था, बट जैसे ही आदमी ने पहचाना कि भाई इसको हम अपने इस जरूरत के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, वैसे ही वो खाली पड़ी चीज, यूजलेस चीज, एकदम अचानक से क्या बन गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हमने टेक्नोलॉजी बनाई, हमने बिजली बनाई, ये सब कैसे बना? हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स है, हम कहते हैं जी जो मशीनरियां हैं, जो बाकी सभी चीजें हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स हैं। बट वो रिसोर्स बनी कैसे? वो तभी तो बनी जब ह्यूमन ने उसको रिसोर्स बनाया, जब ह्यूमन ने उसकी नीड को पहचाना। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब किसी भी इंसान को हम रिसोर्स नहीं कह सकते, तो ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कब कहलाएगा? कब हम कहेंगे कि कोई इंसान जो है वो रिसोर्स है? तो सबसे पहले कंडीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, सब कुछ पढ़ा लिखा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप बेड रिडन हो, आपको आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ जब तक आप उस एजुकेशन को यूज में ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो हालत है वो खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप हेल्दी होने चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी ही कोई काम कर पाता है, बिना हेल्थ के हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एजुकेटेड होना चाहिए, तो पहले आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हो, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, आप एजुकेटेड होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज के आप किसी भी चीज को रिसोर्स में नहीं बदल पाओगे। और मोटिवेटेड, कि आप काम करने के लिए मोटिवेटेड होने चाहिए कि आप काम कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल, ये 3 कंडीशन हमें चाहिए किसके लिए, एक पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। हमने पढ़ा है कि अलग अलग रिसोर्सेज, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, हमने दूसरी चीजों के बारे में पढ़ा और जाना कि ये सभी जो चीजें हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप हर जगह सेम चीज अर्थ पे नहीं पाओगे, कहीं पे कोई चीज ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे किसी तरह की होगी, कहीं पे दूसरे तरह की होगी। तो इसी तरीके से ह्यूमंस भी हर पूरे दुनिया में हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे आपको ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कहीं पे कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कहीं पे आपको बहुत ही एजुकेटेड लोग मिलेंगे, कहीं पे इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, कहीं पे बहुत ही मोटिवेटेड हैप्पी लोग होंगे, कहीं पे इतने नहीं होंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वर्ल्ड में। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, सबका एजुकेशनल लेवल जो है जगह से जगह अलग अलग होता है। इंडिया के जो लोग हैं उनका एजुकेशनल लेवल ऑन एन एवरेज अलग होगा यूएसए के लोगों से। एज एज जो है ऑन एन एवरेज, एक देश के लोग, जैसे मान लो एक देश के लोग सिर्फ 80 एज तक जीते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, वहीं दूसरे देश के लोग हैं जो 90 साल तक जी जाते हैं, ठीक है। सेक्स सेक्स मतलब कि मेल और फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी देश में मेल की जनसंख्या ज्यादा होगी, फीमेल की कम होगी, किसी देश में फीमेल ज्यादा होंगी, मेल कम होंगे। तो इस तरीके से जो जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब भी डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप्स चेंजिंग। अब कहीं पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग हैं, जैसे इंडिया और चाइना में देखोगे आप, वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। फर्स्ट पे है चाइना, जिसकी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और सेकंड पे इंडिया है। तो जो उनके नंबर है, मतलब पॉपुलेशन, ह्यूमंस के जो नंबर हैं, वो जगह से जगह चेंज होते रहेंगे, कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे। और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके जो अलग अलग फीचर्स हैं, किसी की वैल्यूज, किसी के एथिक्स, किसी का वही एजुकेशनल लेवल वगैरह, ये अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग देखने मिलेंगे। तो अभी तक जो हमें हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता चला कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे पास बाकी ह्यूमंस के अलावा जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे आई है, ह्यूमंस की वजह से ही आई है। अब आज जैसे हमने कॉटन से शर्ट बनाई, अब वो कैसे बन गई, किसी ने ऊपर से आके तो फरिश्ते ने नहीं बताया कि भाई कॉटन से ऐसे ऐसे कर लो शर्ट बन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो ह्यूमन ने खुद ने, इंसान ने अपना दिमाग लगाया कि कॉटन से हम इस तरीके से धागा बना सकते हैं, धागे से हम इस तरीके से कपड़ा बुन सकते हैं, और कपड़े से इस तरह काट पीट के सिलाई करके हम जो प्रॉपर शर्ट है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, फिर उसके लिए इंसानों ने मशीनें बनाई, लूम्स बनाए, हैंडलूम्स बनाए, पावर लूम्स बनाए। तो वो सब कैसे किया, इंसानों ने दिमाग लगा के किया। और अल्टीमेटली जो मशीनें हैं, वो पहली बात तो इंसानों ने बनाई है, अपना एजुकेशन को यूज करके बनाई है। दूसरा, जब उसे यूज भी कोई करेगा, कंप्यूटर तो इंसान ने बना लिया पूरा दिमाग विमाग लगा के, बट कंप्यूटर को यूज कौन करता है, इंसान ही करते हैं। तो किसी मशीन का भी तब तक कोई काम नहीं है जब तक कि कोई इंसान उसको यूज ना कर ले, ठीक है। मशीन खुद कोई काम नहीं कर सकती, उसे कमांड देनी पड़ती, और कमांड कौन देगा, इंसान। तो अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्स। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये हमें पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देखने मिलेंगे, कहीं पे भी सेम हमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं देखने मिलेगा। अब एक ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, जब वो हेल्दी हो, जब वो एजुकेटेड हो, और जब वो मोटिवेटेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो मतलब कि आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमारे देश में जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री भी है, कि हमें ह्यूमन रिसोर्स को, हमारे देश का जो ह्यूमन है, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्हें डेवलप करने पे ध्यान देना है। तो इसको लेकर भी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस इस चीज से समझ सकते हो। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। ये जो मिनिस्ट्री है, 1985 में शुरू की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी। और इसका एम क्या था, कि ये लोगों की स्किल को, जो लोगों के अंदर स्किल है उसे बढ़ाएगा। और इस चीज से हमें पता चलता है कि ह्यूमंस जो है वो किसी कंट्री के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और जो चीज इसमें बताई गई है वो ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY जो है, ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। और इसका एम क्या था कि 2016 से लेकर 2020 तक लगभग 1 करोड़ इंडियंस को ट्रेन करेगा, उनमें स्किल्स देगा। और इसका एम क्या था कि वो लोगों में
स्किल देकर, लोगों को स्किल्ड बनाकर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। क्योंकि नौकरी तो वही लोग कर पाएंगे ना जिनमें कोई स्किल हो। विदाउट एनी स्किल पीपल कैन नॉट वर्क, पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। तो स्किल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देने की अपने देश के लोगों को। तो उसके लिए पीएमकेवीवाई या पीकेवीवाई जो है स्कीम, वो चलाई प्रधानमंत्री ने हमारे देश के, और इस चीज से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जो पीएमकेवीवाई की क्लासेस होती है उनमें एनरोल करते हैं, और उन्हें अमाउंट भी मिलता है उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जब उनकी क्लासेस खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद उन्हें थोड़ा अमाउंट भी मिलता है, उन्हें पूरे टूल्स मिलते हैं। जैसे कोई सिलाई कर रहा है, कोई सिलाई का कोर्स लेगा पीएम की वीवाई में, तो उनको पूरा सिलाई के जो भी टूल्स होंगे, जो भी मटेरियल होगा, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सीख सके। और उसके बाद उन्हें जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट के साथ कुछ अमाउंट भी दिया जाता है जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, जो उन्होंने स्किल सीखी है उसे स्टार्ट कर सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके। तो इस तरीके से देश में ह्यूमंस पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि वो देश को और बड़े लेवल पे ले जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स का, वो अनइवन है। मतलब कि हर जगह आपको सेम तरीके का ह्यूमन रिसोर्स देखने नहीं मिलेगा। कहीं पे बहुत ही एजुकेटेड ह्यूमंस आपको देखने मिलेंगे, दूसरी जगह इतने नहीं होंगे। कहीं पे जो डेमोग्राफिक है ह्यूमंस का वो अलग होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। और ये जो पैटर्न है, जिस पैटर्न से अर्थ के ऊपर ह्यूमंस मतलब कि लोग स्प्रेड हो रखे हैं, इसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पैटर्न्स में जो है दिखाई पड़ता है अर्थ के ऊपर। लगभग 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ द लैंड सरफेस पे रह रही है। तो देखो, हमें पता है कि अर्थ का 71% जो एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है, वहीं 29% एरिया ऐसा है जो लैंड से घिरा हुआ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 29% ऑफ लैंड एरिया। तो लैंड का मतलब अर्थ पे जितनी भी जमीन है, उस जमीन का सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसा एरिया है जिसमें वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस 30% वर्ल्ड जो लैंड है वर्ल्ड की, उस पे लगभग सारी जनता मतलब 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। और इस चीज से हम अपने आप पता लगा ही सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड पे 90% लोग रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। अनइवन मतलब एक तरीके से उबड़ खाबड़, एक जैसा नहीं है। ठीक है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड। कुछ ऐसे इलाके हैं जो हद से ज्यादा क्राउडेड हैं, जिसमें मतलब कि जितनी कैपेसिटी है लोगों के रखने की, उससे ज्यादा वहां पे लोग रह रहे हैं। वही कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि स्पेयरली पॉपुलेटेड है, मतलब वो इतने ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। तो मान लो कुछ एक ऐसा रूम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की कैपेसिटी है कि इसमें 50 लोग रह सकते हैं, और दूसरा रूम भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी 50 लोग ही रह सकते हैं। बट फर्स्ट वाले में क्या है, रह 50 सकते हैं, बट रह एक्चुअल में कितने रह रहे हैं, 80 पीपल। और वहीं इस वाले में सेकंड वाले में क्या है, कैपेसिटी 50 की है बट रह सिर्फ 20 रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो केस है ये क्या है, ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड है। जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैपेसिटी 50 की है, रह 80 रहे हैं। और वहीं ये दूसरा वाला क्या है, ये स्पेयरली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी तो चलो 50 की है बट रह कितने रहे हैं, सिर्फ 20। तो लोग बहुत ही खुले खुले रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जो क्राउडेड एरियाज हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में कौन से ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो आपको पता है वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, चाइना, और सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। तो ये दोनों ही कंट्री, जो चाइना है वो ईस्ट एशिया में आता है और इंडिया जो है वो साउथ एशिया में आता है। तो ये जो इलाके हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। ठीक है। उसके बाद यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो ये इलाके भी जो हैं वो भी वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। वही हम बात करें ऐसे इलाकों के वर्ल्ड में जो कि कम पॉपुलेटेड हैं, जहाँ पे इतने ज्यादा लोग नहीं रहते, तो वो है हाई लैटिट्यूड एरियाज। तो देखो, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर जाते जाते हैं, तो ये है इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। नॉर्थ में अगर आप ऊपर लैटिट्यूड्स में जाते जाओगे, वहीं साउथ में अगर आप नीचे वाले लैटिट्यूड्स में जाते जाओगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये वाले जो है हायर लैटिट्यूड्स हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये वाले जो नीचे नीचे जाते जाओगे वो हायर लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाके हैं।
और ऐसे इलाकों में लोग जो है वो नहीं रह सकते आसानी से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है। उसके अलावा ट्रॉपिकल डेजर्ट, जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं वहां पे भी लाइफ जो है वो आसान नहीं रहती, वहां पे कोई पानी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलता, वहां पे खेती अच्छे से नहीं हो सकती, वहां पे आप सेटलमेंट्स इतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो इन सभी कारणों से ट्रॉपिकल डेजर्ट में भी कम पॉपुलेशन रहती है। हाई माउंटेन्स, तो जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पे आप जाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो टेम्परेचर बढ़ने नहीं लगेगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, मतलब सर्दी बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे कम लोग रह पाते हैं। और साथ ही साथ पहाड़ों पे भी सेटलमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आप सिटीज वगैरह बसाओगे यहाँ पे तो उसके लिए रोड चाहिए, रेलवेज चाहिए, और ये सब इन पहाड़ों पे बनाना इतना आसान नहीं होता। तो जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं माउंटेन्स के, इन पे आपको कम पॉपुलेशन रहते दिखाई देगी। इसके अलावा जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास बहुत सारे घने जंगल आपको दिखेंगे, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ही घने घने जंगल हैं। तो इन इलाकों में भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम रहती है, मतलब कम लोग घने जंगलों में रहते हैं, मतलब ज्यादातर लोग तो सिटीज वगैरह वगैरह में रहते हैं, जंगलों में कम रहते हैं। तो इसीलिए इक्वेटर के आसपास वाले जंगलों में कम पॉपुलेशन रहती है। मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर के नॉर्थ वाले पार्ट में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आपको रिजाइड करती दिखाई देगी देन द साउदर्न एरिया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो ये है इक्वेटर, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है। आप देखोगे लैंड वाला जो मैक्सिमम पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है, ये देखो ये वाला जो पूरा लैंड वाला एरिया है ये कहाँ पे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वही जो साउदर्न हेमिस्फेयर में उसमें बहुत ही कम लैंड का पार्ट है ना, अगर हम नॉर्थ के कंपैरिजन में देखें तो साउथ वाले इलाके में कम लैंड का पार्ट है। यहाँ पे कम लैंड है इसका मतलब यहाँ कम ही लोग रेजाइड करेंगे, ठीक है। देखो मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और हमने पढ़ा था कि जो यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, तो ये जो सभी पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से नॉर्थ वाले एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है देन दी साउथर्न एरिया, ठीक है। Almost three quarters of the world's population live in two continents, Asia and Africa. तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3/4 जो हिस्सा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया एंड अफ्रीका। तो ये दो कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की 3/4 मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी वर्ल्ड की, वो एशिया में और अफ्रीका में है, ठीक है। बाकी ये जो बाकी कॉन्टिनेंट हैं इनमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ये स्पेर्सली पॉपुलेटेड है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, तो वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 कंट्री है, मतलब 195 कंट्रीज हैं, और इस 195 में से सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 पीपल, तो ये जो 100 मिलियन पीपल, तो ये जो 10 कंट्रीज हैं इन सभी कंट्रीज में 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं हर एक कंट्री में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कौन कौन सी ऐसी 10 कंट्रीज हैं जिसमें वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। तो चाइना जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, आप देख पाओगे यहाँ लगभग 1300 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद इंडिया में लगभग 1200 मिलियन लोग रहते हैं। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान, तो ये कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे एक और चार्ट टाइप दिखाया हुआ है और इसमें आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और क्लियरली समझाया गया है। तो इसमें ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में हर एक 100 पीपल में आप देखोगे कि जो येलो कलर से कलर्ड हैं इतने लोग एशिया में रहते हैं। उसके बाद जो ये ऑरेंज से कलर से हैं इतने लोग यूरोप में रहते हैं। उसके बाद पर्पल कलर वाले अफ्रीका में रहते हैं, ब्लू वाले जो है मतलब सिर्फ इतने लोग जो हैं 100 में से इतने लोग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहते हैं। पिंक कलर वाले लोग नॉर्थन अमेरिका में रहते हैं, और उसके बाद जो ग्रीन कलर से लोग हैं ये ओशियानिया में रहते हैं। ओशियानिया मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको मिला के जो कॉन्टिनेंट बनता है उसे हम ओशियानिया कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि जो येलो कलर वाले पीपल हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे जो कि एशिया में रहते हैं। तो वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको एशिया में देखने मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो तो एशिया में ही है, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, ये सब भी
एशिया में ही है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपको एशिया में देखने मिलेगी। उसके बाद जो पॉपुलेशन है आपको अफ्रीका में देखने मिलेगी, सबसे ज़्यादा एशिया में, देन अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में लोग रहते हैं, उसके बाद नॉर्थन अमेरिका में जो पॉपुलेशन आपको देखने मिलेगी, और उसके बाद सबसे कम पॉपुलेटेड जो जगह है वो है ओशियनिया। ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि एक अर्थ सरफेस के किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं उस चीज को हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। सो हियर यू कैन सी पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कोई एरिया है और इस यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और नॉर्मली ये जो यूनिट एरिया है इसको कितना लिया जाता है, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या कहा जाता है कि अर्थ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, और यहाँ पे भी, मतलब एक 1 किलोमीटर का आप एक स्क्वायर बना लो धरती पर, और उस स्क्वायर में, 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। तो नॉर्मली हम पर स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं कि कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसकी एवरेज डेंसिटी, एवरेज पे आप ध्यान दो, देखो एवरेज मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जो कि बाकी सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो आपके क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आए हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 5 बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि आपके क्लास में एवरेज मार्क्स कितने हुए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो इनका टोटल पूरा आएगा 150, 150 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 5। तो हम कहेंगे कि एवरेज मार्क्स कितने हैं 30। ठीक है, तो ये जो 30 है ये एवरेज मार्क्स है। तो 30 देखो ये एक ऐसा नंबर है जो कि इसके ऊपर वालों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ऊपर वाले जो है वो भी पास में है और नीचे वाले जो मार्क्स है वो भी इसके आसपास है। ठीक है, तो जो एवरेज होता है वो ऐसा नंबर होता है जो कि बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुछ नंबर उसके ऊपर होंगे और कुछ नंबर उसके नीचे होंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड की डेंसिटी बोली गई है कि वर्ल्ड की एवरेज डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की हुआ है 51%। मतलब कि ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो आएगा 51% रहते हैं। बट ऐसा हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है जो कि बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दुनिया में कहीं जगह ऐसी होंगी जहां पे लोग 51 से ज्यादा रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे 51 से कम लोग रह रहे हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये एवरेज नंबर है कि मतलब ऑन एन एवरेज लगभग इतने लोग रहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ सेंट्रल एशिया है, मतलब सेंट्रल एशिया का साउथ वाला पार्ट, वो सबसे ज्यादा डेंस इलाका है, वहां पे जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ईस्ट जो एशिया है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और थर्ड नंबर पे आती है साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है डू यू नो सेक्शन में कि एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो वर्ल्ड की हमने देखी थी कि 51% जो है वो रह रही हैं, 51% रह रही हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं अगर हम इंडिया के, सिर्फ इंडिया की बात करें कि ऑन एन एवरेज इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो है कि पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन रहते हैं इंडिया में। अब वही अगेन बात है कि ऐसा एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 382 पर्सन हर आपको इंडिया का जो भी एरिया है उसके हर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 382 पर्सन ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ 382 से ज्यादा रहेंगे, और कुछ जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे 382 से कम लोग रहेंगे। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जो कि बाकी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई देख लो लगभग इतने रहते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड की जो 51% ऐसा क्यों आया, वर्ल्ड की जो डेंसिटी है वो इतनी कम क्यों आई, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी अर्थ है, अर्थ पे जो लैंड सरफेस है, हमने देखा था कि जो लैंड वाला एरिया है वो सिर्फ 29% है, और उस 29% में भी सिर्फ और सिर्फ 30% ऐसी जगह है, उस लैंड का 30% ऐसा एरिया है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन रह रही है। मतलब कि मान लो कि ये एक लैंड का पीस है, मतलब ये धरती की पूरी लैंड है, आप इस स्क्वायर को समझो कि जितनी भी लैंड अवेलेबल है अर्थ पे वो इतनी है। तो इसके लगभग सिर्फ इतने हिस्से पे 90% पॉपुलेशन रह रही है।
और बाकी ये वाला जो पूरा इलाका हो गया, यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते, यहाँ पे 10% लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी अलग से निकालेंगे कि भाई इस वाले की डेंसिटी क्या है, तो इसकी डेंसिटी अलग आएगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा आएगी कि ये जो इलाका है बहुत ज्यादा डेंस है। वही हम इस वाले इलाके की डेंसिटी निकालेंगे तो इसकी कम आएगी कि इसकी डेंसिटी कम है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कम लोग रहते हैं। बट वहीं अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके इस पूरे की डेंसिटी निकालेंगे तो वो डेंसिटी बहुत अलग आएगी, और वो डेंसिटी है 51%। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इतनी कम इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तो लोग रहते ही नहीं है, जो लैंड खाली पड़ी है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो उन सभी चीजों को कंसीडर करके 51% आया है। राइट, तो आपको इसको एकदम एग्जैक्टली नहीं समझना कि भाई एक हर दुनिया के हर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं या फिर इंडिया के हर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एवरेज है। सो यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन दिखाई हुई है बच्चों की। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड। कि वो कहते हैं कि जब हमारी क्लास के 30 बच्चे क्लास में आते हैं तो क्लास बहुत ही भीड़ वाली लगती है, क्राउडेड लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने सारे बच्चे हैं क्लास में। But when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. Why? तो वो बताता है कि देखो जब हमारे इतनी सी जो क्लास है इसमें जब 30 बच्चे बैठते हैं तो ऐसा लगता है भाई कितनी भीड़ है, बट वहीं अगर यही 30 बच्चे जो हमारा असेंबली ग्राउंड है जो कितना बड़ा है उसमें जाके बैठते हैं तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लगती। तो ऐसा किस लिए है? तो इसका आंसर यहाँ पे बच्ची देती है बिकॉज द साइज और द एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। तो एक क्लासरूम का एरिया देखो बस इतना सा है और हॉल का एरिया इतना बड़ा है, इस वजह से क्योंकि ये कम जगह है, कम जगह पे 30 लोग बहुत भीड़ वाले लग रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने सारे लोग हैं। वही अगर बहुत बड़ी जगह पे उन्हीं 30 लोगों को आप भेज दोगे तो खुला खुला लगेगा, काफी जगह बचेगी, तो आपको इतनी भीड़ महसूस नहीं होगी। However, when all the students of the school come into the hall too starts looking crowded। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि देखो जब तक तुम इन 30 बच्चों को अपनी क्लास के हॉल में ला रहे थे तब आपको लग रहा था कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। ठीक है, वहीं आप इसी हॉल में अगर स्कूल के सारे बच्चों को लाओगे तो फिर ये हॉल भी क्राउडेड लगने लगेगा। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और कितने एरिया में रह रही हैं। जब सेम 30 लोग जो हैं एक क्लास में रह रहे थे तो बहुत भीड़ लग रही थी, बट वहीं उन 30 लोगों को किसी बहुत बड़े एरिया में भेज दिया गया, जैसे कि असेंबली हॉल, जब उसमें भेज दिया गया तो इतना क्राउडेड नहीं लगा। तो एरिया के बेसिस पे अगर हम कहें, क्लासरूम के बेसिस पे ये 30 लोग को अगर हम कंसिडर करें तो क्लासरूम बहुत ही ज्यादा डेंस लग रही है, मतलब इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है, बट यहाँ पे हम एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इतने बड़े हॉल में 30 लोगों को बैठा देंगे और फिर हम क्या कहेंगे, नहीं इसकी डेंसिटी, इस एरिया पे जो डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि सेम लोगों की जो डेंसिटी है वो जगह के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी, कि क्लास में डेंसिटी ज्यादा लग रही है, हॉल में सेम लोगों की वजह से डेंसिटी कम लग रही है। इसीलिए हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर जो यूनिट एरिया है वो ले लिया है पर स्क्वायर किलोमीटर, कि हम हर जगह पे सेम ही एरिया में मेजर करेंगे कि कितने लोग रहते हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से एरिया को डिफरेंट करते चले जाएंगे तो वहाँ की डेंसिटी एरिया की वजह से अलग अलग दिखने लगेगी। तो इसीलिए जरूरी था हमारे लिए कि हम एक यूनिट एरिया जो है वो फिक्स कर लें पूरे वर्ल्ड के लिए, चेक करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को। राइट, तो अब क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से डेंसिटी देखी जाती है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, क्या वो बहुत ज्यादा है, क्या वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से डेंसिटी चेक की जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो लास्ट चैप्टर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री वो पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं किसी इंडस्ट्री के लिए लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले। अब इसी तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी ज्यादा पॉपुलेशन होने वाली है, क्यों किसी जगह पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं और क्यों दूसरी जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो कोई तो ऐसा रीजन होता होगा ना कि जिस वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अनइवन है। तो वही चीजें हम डिस्कस करने वाले कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। तो पहले है हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि ज्योग्राफिकल फीचर्स से रिलेटेड हैं। तो पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब कि आपकी जो लैंड है उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटू है, तो इन सब चीजों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। तो जो उस जगह की टोपोग्राफी है वो कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे कितने लोग रहने वाले हैं। तो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्लेन्स पे रहें, समतल जमीन पे रहें, मतलब कि माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के मुकाबले लोग प्लेन जमीन पे
प्लेन जो एरियाज होते हैं उन पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लेन्स के जो है अपने ही बहुत फायदे होते हैं। प्लेन्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह में, फार्मिंग में, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आप देखोगे कि जो पहाड़ हैं उनको काट के इस तरीके से टेरेस वगैरह बनानी पड़ती है अगर आपको फार्मिंग करनी भी है पहाड़ों पे। वहीं अगर आपको समतल जमीन पे खेती करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा जमीन को प्रिपेयर करना है और इसमें सीड उगा देने हैं। बट प्लेन्स के मुकाबले पहाड़ों में खेती करना, मैन्युफैक्चर करना और जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो डेवलप करना, मतलब रोड्स वगैरह बिछाना, रेलवेज बिछाना, ये सभी चीजें बहुत ही मुश्किल होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए people always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. तो जो प्लेन एरियाज होते हैं वो फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, इन सभी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। तो जो गंगा प्लेन्स है, मतलब कि हमारी जो गंगा नदी बह रही है उसके आसपास का जो इलाका है, उसके आसपास के जो प्लेन्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, पॉपुलेटेड मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब वहां पे उतने से एरिया में बहुत ज्यादा लोग जो हैं एक साथ रह रहे हैं। डेंसली पॉपुलेटेड क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी डेंसली क्या होता है और स्पेर्सली पॉपुलेटेड क्या होता है। ठीक है, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान लो एक रूम में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, 50 की कैपेसिटी है बट 100 लोग रह रहे हैं। वही दूसरा रूम है जिसमें 50 की कैपेसिटी है, बस 10 या 20 लोग रह रहे हैं। तो ये वाला ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, मतलब इसमें लोग पास पास रह रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जब लोग पास पास रहते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं डेंस, और वहीं दूर दूर रह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेर्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो जो गंगा प्लेन्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, और जबकि जो माउंटेन इलाके हैं, मतलब ऐसे पहाड़ी जो इलाके हैं जैसे कि एंडीज हो गया, एल्प्स, ये स्पेर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब कि यहाँ लोग बहुत ही खुले खुले रहते हैं। यहाँ लोग ज्यादा पास पास नहीं रहते, कम लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। फिर दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। तो नॉर्मली लोग क्या करते नहीं है एक्सट्रीम, मतलब कि जहाँ पे एक तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, राजस्थान का जो थार डेजर्ट वगैरह है वो इलाके हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो वहां पे आप देखा लोग इतने नहीं रहते। या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सर्दी, आप नॉर्थ पोल वाले इलाके देखोगे अर्थ में, साउथ पोल वाले इलाके देखोगे, वहां पे हद से ज्यादा सर्दी है और वहां पे लोग नहीं रहते। ठीक है, तो इसीलिए लोग ऐसे रीजन्स में रहना पसंद करते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम नहीं है, मतलब कि ना वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है ना वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी है। अच्छा अच्छा सा मौसम है जहाँ पे हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल का। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो देखो जहां पे लोग रहेंगे वहां पे उन्हें सॉइल भी फर्टाइल चाहिए, मतलब कि वो रहेंगे तो उन्हें खाने के लिए भी चीज चाहिए, और खाने के लिए वो कहाँ से लेंगे, खेती से। तो खेती जो है उन्हें करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सॉइल फर्टाइल हो। इसीलिए तो जो हमारी गंगा नदी है उसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। नदी के जो आसपास का इलाका होता है वो फर्टाइल होता है, वहां पे आपको एलुवियल सॉइल देखने मिलेगी। ठीक है, तो फ्लड्स वगैरह की वजह से क्या होता है, हर बार वहां की सॉइल रिन्यू होती रहती है और ज्यादा फर्टाइल होती है इस वजह से। तो इसीलिए आपको देखने मिलेगा कि जो नदियों के आसपास लोग हैं बहुत ज्यादा खेती करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां की सॉइल फर्टाइल रहती है। तो तीसरा जो फैक्टर हो गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जो अफेक्ट करता है वो है फर्टाइल सॉइल। अगर कहीं की सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वो खेती नहीं कर पाएंगे। खेती नहीं कर पाएंगे तो खाना नहीं होगा, और खाना नहीं होगा तो भूखे मरना पड़ेगा। ठीक है, फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, Huanghe, Shangjiang in China and Nile in Egypt are densely populated। तो इन्होंने वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि फर्टाइल हैं और जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखो गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि इसमें फर्टाइल जगह पे कहाँ दी हुई है, जो कि नदियों के आसपास ही है। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन के आसपास वाला एरिया, इन रिवर्स के आसपास वाला एरिया, वहां पे पॉपुलेशन बहुत है। हुआंग ही एंड शैंग जियांग जो है ये एरिया चाइना में बहुत ज्यादा फर्टाइल है और इनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रिजाइड करती है। इसी तरीके से इजिप्ट में नाइल जो जगह है वो नाइल रिवर के आसपास है, तो वो भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी उस वजह से। तो ये सभी जो इलाके हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल आपको देखने मिलेगी वो
डेंसली पॉपुलेटेड हैं, मतलब वहाँ ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं। फिर है वाटर। अब पानी के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा कौन सा काम है जो हम पानी के बिना कर सकते हैं ना, हम तो जिंदा ही पानी पे रह पाते हैं। तो खाने के साथ हमें पानी भी चाहिए होता है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इजी हो, जहाँ पे लोगों को आसानी से पानी मिल जाए। और आसानी से पानी नॉर्मली कहाँ मिलता है भाई? नदियों के आसपास। तो रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो नदियों के आसपास वाले आप इलाके देखोगे, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के आसपास देखो, उन्हें सॉइल भी फर्टाइल मिल जाती है और उन्हें वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आसानी से हो जाती है। वही अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो देखो डेजर्ट मतलब क्या हो गया? बंजर धरती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेत है, तो वहां पे फर्टिलिटी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। वहां पे आप जो फसल है अच्छे से नहीं उगा सकते, ठीक है? तो वहां पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। और क्योंकि डेजर्ट है, सूखा है, वहां पे पानी भी कम रहता है, तो इसलिए इन इलाकों में लोग कम रहते हैं। उसके बाद मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको खनिज पदार्थ, मतलब कि मिनरल को क्या हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। तो ये जो मिनरल्स हैं, जहाँ पे मिनरल्स का डिपॉजिट ज्यादा मिलेगा, वहां पे लोग सेटल होना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे? वहां से उन मिनरल्स को निकालेंगे और बेचेंगे और अपनी लाइफ जो है अच्छे से चलाएंगे। तो डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। तो साउथ अफ्रीका में जो डायमंड माइंस है, मतलब कि हीरे की जो खदानें हैं, जहां से धरती में से हीरे निकाले जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ? लोग बहुत ज्यादा वहां पे सेटल होने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जहां माइंस होंगी वहां पे उन्हें काम मिलेगा, वो उन डायमंड्स वगैरह को खोद के निकाल के बेच सकते हैं। तो इन सभी कारणों से ऐसी जगहें जहां पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, वहां पे भी लोग सेटल होना पसंद करते हैं। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जो ऑयल की डिस्कवरी हुई कि भाई वहां पे उनके धरती में नीचे ऑयल पाया जाता है, तो वहां पे जैसे जैसे उन्हें पता चला कि वो इस ऑयल को यूज कर सकते हैं और बेच सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए। तो ये तो हमने डिस्कस किए जियोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे जियोग्राफी का कनेक्शन है, जहाँ पे आपको नेचुरली जो फीचर्स मिल रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, उन पे डिपेंड कर रहे हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब बात करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये कैसे फैक्टर्स हैं जो कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ साथ ये भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि सोशल फैक्टर्स, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे लोगों को अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज मिल रही हैं, अच्छे घर मिल रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो ऐसी जगहों पे ही लोग पसंद करेंगे रहना। मतलब आपको अगर कोई ऑप्शन दे कि आपको ऐसी जगह रहना है जहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई रोड वगैरह नहीं बने हुए, कोई जो है आपको वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो क्या आप वहाँ पे रहना पसंद करोगे? नहीं ना, आप कहोगे नहीं मुझे नहीं रहना। आप कहोगे मुझे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ मुझे सारी फैसिलिटीज मिले, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं आसानी से दिखा पाऊँ अपने आप को, अगर मुझे एजुकेशन लेनी है, डेफिनेटली आपको लेनी है, तो आप जो है स्कूल आसानी से जा पाओ और घर अच्छा हो वहाँ पे। इस तरीके से आप उन जगहों पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे ये सभी जो फैसिलिटीज हैं वो इजीली अवेलेबल हो। और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। तो ऐसे जगहें जहाँ पे रिलीजन या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो कल्चरली और रिलीजन के तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ऐसी जगहें जो हैं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती। ठीक है? जैसे कि आप वाराणसी देखोगे, तो वाराणसी जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा केंद्र है हिंदुओं की आस्था का। तो ऐसी जगहों पे लोग जो हैं जाकर बसते हैं, बसना पसंद करते हैं। वो अपने रिलीजन, अपने भगवान के पास रहना चाहते हैं। उनका कल्चर जो है वो उन्हें आसानी से देखने मिलता है वाराणसी में। तो ऐसी जगहें जहाँ पे कल्चर और रिलीजन सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जगहों पे आपको लोग सेटल होते ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसे ही जेरूसलेम एंड वेटिकन सिटी, ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मतलब इन सिटीज में भी रिलीजन की वजह से, कल्चर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेटल होते हैं। फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब कि ऐसी जगहें जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाती है। अब आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, या ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ उनका ऑफिस वगैरह पास में हो, जहाँ वो नौकरी अच्छे से कर पाए? डेफिनेटली ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे उनकी जॉब जो है वो आसानी से हो जाए, जहाँ उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब की, वो ऐसी जगह पे ही रहेंगे।
लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, ऐसी जगह पे लोग सेटल करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, तो ये जो है ये दो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं और जो कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी जगह पे कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंस होगी, राइट। अब आपको ये ध्यान करना है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ कैसा इलाका है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस है, स्पेर्स है, और अगर डेंस है या स्पेर्स है तो वो क्यों है। अगर मतलब आप खुद इस चीज पे ध्यान दो कि एक एक फैक्टर को लेना, ठीक है, कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। अगर आप पहाड़ी इलाके पे रह रहे हो तो आपको दिखेगा कि हो सकता है आपके आसपास इतने ज्यादा लोग नहीं रह रहे हों, और अगर पहाड़ी इलाका भी है और वहां पे हो सकता है कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हो, तो फिर आप देखो कि ये पहाड़ी इलाका है, फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा लोग क्यों रह रहे हैं। तो आपको हो सकता है पता चले कि यहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी है, यहाँ पे खेती फिर भी आसानी से हो जा रही है। मतलब कुछ ना कुछ आप चीजें ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप हर एक फैक्टर को लो और देखो कि मेरे एरिया से ये फैक्टर्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। मेरे एरिया में अगर पॉपुलेशन डेंस है, स्पेर्स है, तो वो किस लिए है और इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेरे एरिया की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे आपको ये जो टॉपिक है वो और अच्छे से समझ आए। पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मान लो 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या में, नंबर में कितना चेंज आया है, तो उस चीज को हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। की पॉपुलेशन में चेंज आना, बदलाव आना। द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान वहां पे रहने वाले लोगों में पॉपुलेशन में कितना चेंज आता है, और चेंज मतलब कि संख्या में कितना चेंज आता है, नंबर में कितना चेंज आता है। मान लो कि 1 साल पे पहले किसी जगह पे 50 लोग रहते थे, अब 1 साल बाद आप देख रहे हो वहां पे मान लो 55 हो गए हैं। 10 साल बाद आपने देखा तो पता चला कि वहां पे 100 लोग रहने लगे हैं। तो वही किसी टाइम पीरियड में कहीं पे कितने लोग रह रहे थे, उसमें कितना चेंज आया, तो उस चीज को हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। और इसमें हम इस सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही रहने वाले लोगों में कितना चेंज आया। तो किसी एक पर्टिकुलर देश, किसी कॉन्टिनेंट की बात हम नहीं करने वाले, बल्कि हम पूरे जो दुनिया है उसकी बात करने वाले हैं कि पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंज आ रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं रही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर साल एक पर्टिकुलर नंबर से ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, कि पहले साल 50 थे, दूसरे साल 10 नंबर और बढ़ गए, मतलब टोटल 60 हो गए, अगले साल फिर 10 और बढ़ गए, 70 हो गए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट से लोग नहीं बढ़ रहे हैं। जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड रेट से नहीं बढ़ रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब कि जब सेम रेट से पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ती जाए, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बढ़ती जाए, कि हर 10 साल में हम देख रहे हैं कि 10% इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है, कि स्टेबल नहीं है। कभी 10% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कभी 20% से, कभी 5% से, ऐसा हो रहा है। हर बार सेम काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको 500 BC का जो है पॉपुलेशन दिखाया हुआ है, कि यहाँ से लेके मतलब आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले से पॉपुलेशन जो है उसको कंपेयर किया गया है लगभग 2025 तक का, कि मतलब 2025 तक जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी और किस तरीके से चेंज हो रहा है इसमें। तो 500 BC में लगभग 100 मिलियन लोग थे, ठीक है। उसके बाद जीरो, जीरो मतलब उसके 500 साल बाद, जीरो मतलब कि जब से ये एडी जो शुरू हुआ है तब की बात की जा रही है, तब 170 मिलियन थे। देखो 500 साल में 70 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई। उसके बाद फिर 1000 ईयर्स बाद क्या हुआ, 265 मिलियन हो गई। देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लगभग 100 मिलियन बढ़ गई। तो आप देखो किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से आप देखोगे 1500 में 425 था, 1800 में 900 मिलियन था, और इसी तरीके से 1974 में देखोगे तो अचानक से 4000 मिलियन, मतलब इतना बड़ा जंप ले लिया। फिर 1974 से देखोगे तो देखो ये जंप कितना ज्यादा हो रहा है। पहले जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कि ठीक है ये पॉपुलेशन से थोड़ी सी बढ़ी, देखो यहाँ पे बस आधे आधे आदमी दिखाए हुए हैं, फिर यहाँ पे 1.5 आदमी दिखाया हुआ है, फिर 2 आदमी दिखाए हुए हैं, मतलब कितने धीरे धीरे बढ़ रही है।
यहाँ पे देखो ये जो जंप है वो ज्यादा नहीं है, आपको इस जो एक तरीके से ग्राफ है इसमें इतना ज्यादा जंप नहीं दिखेगा, बट अब यहाँ देखोगे, देखो कितना ऊंचा हो गया है। अचानक से जो अगली है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ी है पॉपुलेशन, देखो। और ये वाला तो देखो एकदम से ही जंप लेने वाला है, कितना ज्यादा गैप है, ये गैप देखो। तो मतलब कि क्या कहा जा रहा है, लगभग 1800 तक क्या हो रहा था, लगभग 1800 तक यहाँ तक देखो कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ तो रही थी, देखो बढ़ तो रही है, बट उसका बढ़ने का जो रेट था वो बहुत ही ज्यादा नहीं था, मतलब बढ़ रही थी पर धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे किसी रास्ते में कुछ लोग चलते हैं तो कोई जो है आगे चल तो रहा है, रास्ते में आगे बढ़ तो रहा है, बट कोई धीरे बढ़ रहा है और कोई बहुत तेज बढ़ रहा है। तो 1800 तक क्या था कि पॉपुलेशन आगे तो बढ़ रही थी, मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज तो हो रहा था, बट जो वो इंक्रीज था वो थोड़ा स्लो था, ठीक है। Until the 1800s, the world's population grew, मतलब बढ़ तो रही थी but slowly, but धीरे धीरे बढ़ रही थी। Large numbers of babies were born, but they died early too. तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही थी और धीरे बढ़ रही थी, उसका कारण ये था कि बहुत सारे बच्चे जन्म तो लेते थे, बट उन बहुत सारे बच्चों में से काफी बच्चे ऐसे भी होते थे जो जल्दी मर जाते थे, ठीक है। तो मतलब ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं और ज्यादा बच्चे मर भी जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ही जो हैं वो आगे अपनी लाइफ को चला पा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी बट धीरे धीरे बढ़ रही थी, राइट। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो पॉपुलेशन में चेंज आता है ये क्यों आता है, ये नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स की वजह से आता है। कितने बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो इस सब पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से, कितनी स्लो बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो ये सब चीजें बर्थ रेट एंड डेथ रेट पे डिपेंड करता है। तो वापस से आ जाते हैं कि 1800 पे क्या बोला था कि 1800 तक पॉपुलेशन बढ़ रही थी बट स्लोली बढ़ रही थी। अब इसका कारण क्या था, क्यों बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जन्म तो ले रहे थे बट मर भी जा रहे थे, उनमें से काफी सारे बच्चे, सारे ही नहीं मर रहे थे, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो बच जा रहे थे और ज्यादातर बच्चे मर जा रहे थे, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि उस टाइम तक कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उस टाइम तक जो मेडिकल साइंस है उसने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, बहुत सारी बीमारियां थी जिनके इलाज तब तक नहीं पता चले थे, तो हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी और इसी कारण क्या हो रहा था, बच्चे जो हैं वो जल्दी ही मर जा रहे थे। उस टाइम तक सफिशिएंट फूड जो है वो भी सभी लोगों पे अवेलेबल नहीं था, मतलब खाना सभी लोगों के लिए अच्छे तरीके से पेट भरने लायक अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो सभी की डिमांड को पूरा करने लायक फूड जो है उसे नहीं उगा पा रहे थे, मतलब खेती भी एक बड़े लेवल पे नहीं हो पा रही थी जिससे कि सभी की डिमांड्स को मीट किया जा सके। जब खाने की सप्लाई ही कम होगी तो लोग कहाँ से खा पाएंगे, है ना। अगर लोगों के पास पैसा भी है खरीदने के लिए, बट वो खरीदेंगे कैसे जब दुकान पे सामान अवेलेबल ही नहीं है। तो वही बात हो रही है कि जो फार्मर्स हैं वो सफिशिएंट फूड की ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से क्या हुआ, इन सभी कारण से हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी और जो फार्मर्स हैं वो अच्छे से ज्यादा मात्रा में फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो इन कारणों से क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो, मतलब बढ़ तो रही थी, इंक्रीज तो कर रही थी, बट जो रेट था, जिस रेट से इंक्रीज कर रही थी वो स्लो था। देखो फिर 1804 में क्या होता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो जाती, और उसके 150 ईयर्स बाद, 150 साल बाद ही 1959 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन हो जाती है। मतलब देखो सिर्फ 150 सालों में 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गए। और उससे पहले आप देख सकते हो कि 1800 साल पहले 1 बिलियन होने में कितना टाइम लगा। देखो 500 बीसी में सिर्फ 100 मिलियन थे, 100 मिलियन से 1000 मिलियन होने में, 10 टाइम्स होने में देखो कितना ज्यादा टाइम लगा, है ना, कितना ज्यादा टाइम लगा। बट वही सिर्फ और सिर्फ 150 सालों में दुगनी हो गई, या यूं कहें तिगनी हो गई। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1804 में सिर्फ 1 बिलियन थी, वो सिर्फ और सिर्फ 150 साल बाद ही 3 बिलियन हो गई। तो देख सकते हो कितने ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई है 1804 के बाद। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि एक तरीके से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, एक तरीके से धमाका हो जाना। तो पॉपुलेशन अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई धरती पे, समझो कि लोगों का कोई बम फूट पड़ा है जिसमें से बस लोग ही लोग निकले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ इतनी ज्यादा जनसंख्या जो है वो बढ़ गई। इन 1999 40 years later the population doubled to 6 billion। तो देखो अब रेट देखो कितनी जल्दी बढ़ रहा है, 150 साल लगे 2 बिलियन प्लस होने में। 1 बिलियन था, 1 बिलियन से 3 बिलियन कब हुए, 150 साल में, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 40 साल लगे 6 बिलियन पॉपुलेशन होने में। मतलब पहले 2 बिलियन होने में 150 साल लगे थे, है ना। तो 150 साल बाद जो है टोटल पॉपुलेशन 3 हुई। तो मतलब 1804 में 1 बिलियन थी,
150 साल बाद इसमें +2 बिलियन हो गया और इक्वल्स टू कितना हो गया 3 बिलियन। तो 150 साल में 2 बिलियन बढ़ी। बट आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 40 साल में 3 बिलियन बढ़ गई। 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गया। तो मतलब इंक्रीज कितना हुआ 3 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ 40 ईयर्स में। तो रेट देख सकते हो कि कितना ज्यादा तेज है। तभी मैंने आपको ये जंप दिखाई कि अचानक से देखो जंप कितना तेज हो गया, कितना हाई जंप कर रही है पॉपुलेशन। अब इसका मेन रीजन क्या था, क्यों इतना ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है? तो इसका एक रीजन ये है कि फूड सप्लाई जो है वो बेटर हो चुकी है। हमने बड़ी बड़ी टेक्निक्स जो है, मशीन जो है वो ला दी हैं, और जिस वजह से जो फार्मिंग है वो भी काफी बेटर तरीके से की जा सकती है। आज सेम पीस ऑफ लैंड में ज्यादा फूड को उगाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। और साथ ही साथ मेडिसिन जो है वो भी काफी तरक्की कर चुका है। मेडिकल साइंस जो है उसने नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ, वैक्सीन, मतलब ये सब जो है बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है। और इसीलिए डेथ जो है वो कम हो रही है, क्योंकि सभी जो बीमारियां हैं उनका धीरे धीरे करके इलाज ढूंढा जा रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इन बीमारियों की वजह से होने वाली जो डेथ है, मृत्यु है, वो अब कम हो रही है। तो अच्छा खाना मिल रहा है लोगों को और अच्छी हेल्थ मिल रही है लोगों को, तो लोग तो जिंदा रहेंगे ही ना। बट क्या हो रहा है, द बर्थ रेट स्टिल रिमेन फेयरली हाई। तो पहले भी क्या था, बर्थ रेट हाई हो रहा था कि मतलब बच्चे जन्म ले रहे थे, बट हो क्या रहा था, देखो इसको ऐसे समझो, इतने बच्चों ने जन्म लिया बट उसमें से इतने लोगों की डेथ हो गई। बट अब क्या हो रहा है कि इतने ही बच्चे जन्म ले रहे हैं, मान लो इतने ही बच्चे ले रहे हैं, बट डेथ सिर्फ इतनों की हो रही है। ठीक है, इतनों की हो रही है। तो मतलब इतने लोग जिंदा रह रहे हैं, अब वो लिविंग है। डेथ कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि अपने आप ज्यादा बच्चे जो हैं वो जीवित रह पा रहे हैं, और उस वजह से पॉपुलेशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अब बर्थ जो है वो नॉर्मली मेजर किया जाता है यूजिंग बर्थ रेट। मैंने बीच में बर्थ रेट का जो है इस्तेमाल किया बार बार। तो बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट एक तरीका है जिससे आप जान पाते हो कि कितने बच्चे एक तरीके से जन्म ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। कि अगर हम 1000 लोगों का ग्रुप बनाए, 1000 लोगों का ग्रुप बनाए, तो इस 1000 लोगों में से कितने लाइव बर्थ हैं, कितने जो है बच्चे जिंदा रह रहे हैं। और इसी तरीके से डेथ रेट जो है उसको मेजर किया जाता है एज डेथ्स पर 1000 पीपल। मतलब आप डेथ को कैसे मेजर कर रहे हो, डेथ रेट से। और डेथ रेट क्या है कि 1000 लोगों में से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन को हजार हजार के ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है आपने उठा के हजार हजार लोगों का एक ग्रुप बना दिया, मान लो। ठीक है, और उन 1000 लोगों में से आप देख रहे हो कितने लोग जीवित रह रहे हैं, कितने बच्चे जो है वो जन्म ले रहे हैं और जन्म लेने के बाद तक जिंदा रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही कुछ 1-2 साल में वो मर गए, ऐसा नहीं है। तो कितने बच्चे जो हैं वो आगे तक जी रहे हैं, और कितने लोग जो हैं उन 1000 लोगों में से मर रहे हैं। तो ये हो गया बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और ये जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को जानने में हेल्प करता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं हम माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी जगह से लोग आ रहे हैं और उससे बाहर जा रहे हैं। जैसे आपने कोरोना के टाइम में सुना था कि बहुत सारे जो डेली वेज वर्कर्स थे वो माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो वो क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, आप यहाँ से किसी और एरिया में चले गए, एरिया बी में चले गए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, या किसी भी कारण से आप यहाँ से हटके यहाँ चले गए। तो आप क्या कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हो। तो किसी एक एरिया से मूव करना, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेट करना। तो ए से कोई इंसान बी में चला गया, बी एरिया में चला गया, तो वो माइग्रेट कर रहा है। और बी से कोई ए में आ गया, वो भी माइग्रेट कर रहा है। तो किसी एरिया में आना, किसी एरिया में जाना, उसको हम माइग्रेट कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ and deaths are the natural causes of population change. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. तो किसी भी पॉपुलेशन चेंज का कारण क्या होता है? मेन कारण बर्थ एंड डेथ्स ही है। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो इसी वजह से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है। तो ये जो डिफरेंस है बर्थ रेट में एंड डेथ रेट में, इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हर 1000 लोगों में जन्म कितना हो रहा है, 50 बच्चों का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या हो गया, 50। वहीं हर 1000 लोगों में क्या हो रहा है, डेथ रेट कितनी हो रही है, मान लो 20 लोगों की मान लेते हैं। ठीक है, तो डेथ रेट कितना हो गया, 20। तो बर्थ रेट है 50, डेथ रेट है 20। तो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होगा, 50 माइनस 20। जब आप बर्थ रेट एंड डेथ रेट का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, नेचुरल। हमने क्या किया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो क्या आया,
30, और ये 30 क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वर्ल्ड में वो मेनली इसीलिए होता है क्योंकि ये जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो कि वापस से अगली बार क्या हुआ, हमने अगला टाइम पीरियड लिया, मान लो 10 साल बाद लिया, एग्जाम्पल हम फिर से सेम ले रहे हैं कि 50 लोग जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, मतलब कि बर्थ रेट क्या हो गया 50, बट डेथ रेट अभी कम हो गया, डेथ रेट मान लो 10 हो गया, तो नेचुरल ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 40, मतलब कि 40 लोग अभी अच्छे से जिंदा रह रहे हैं। तो पहले 30 था नेचुरल ग्रोथ रेट, अब क्या हो गया 40, इसका मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। तो मेन रीजन जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज करने का वो नेचुरल ग्रोथ रेट का इंक्रीज करना ही है। अब देखो यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट को यूज करके आपको अच्छे से समझाया गया है कि पॉपुलेशन में कब इंक्रीज होगा। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे और कम बच्चे मरेंगे, ठीक है, जन्म जो बर्थ रेट है वो हाई है, ज्यादा लोग जन्म ले रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर क्या हो रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट सेम है, मतलब उतने ही लोग जन्म ले रहे हैं, कि मान लो 50 लोगों ने जन्म लिया, 50 बच्चों ने जन्म लिया और कोई और 50 लोग जो है वो मर गए, तो उसकी वजह से क्या होगा पॉपुलेशन सेम ही रहेगी। आपके पास 10 टॉफी थी, अब 10 में आपने 2 टॉफी जो है और खरीद ली और 2 टॉफी खा भी ली, तो आपके पास अल्टीमेटली तो 10 ही रहेगी ना। ठीक है, आपने 10 प्लस 2 किया और 10 माइनस 2 कर दिया, तो आपके पास क्या रहेगा 10 ही रहेगा ना। वही बात है कि अगर पॉपुलेशन में उतना ही बर्थ रेट हो रहा है, मतलब उतना ही पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, और उतना ही डेथ रेट हो रहा है, डेथ रेट मतलब उतना ही डिक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगी। आप देखो ये वेट की तरह क्या दिखाया हुआ है, दोनों को बैलेंस्ड दिखाया हुआ है कि दोनों बैलेंस, बट यहाँ पे बर्थ रेट नीचे है, नीचे मतलब हैवी है, और हैवी मतलब क्या, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज, बर्थ रेट भी उतना, डेथ रेट भी उतना, पॉपुलेशन स्टेडी, स्टेडी मतलब सेम ही है। बट अगर क्या होगा बर्थ रेट कम है, मतलब 1000 लोगों में मान लो 20 बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और 50 लोग मर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा 30 से पॉपुलेशन कम हो जाएगी, 30 मेंबर्स से नंबर से पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन में। अगर बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है तो क्या होगा पॉपुलेशन कम होगी। इसे मैं अगर आपके टॉफी के एग्जाम्पल से पढ़ाऊं, तो मान लो आपके पास 10 टॉफी थी, है ना, 10 टॉफी में आपने क्या किया, आपने 4 टॉफी खा ली, 10 टॉफी थी उसमें से आपने -4 कर दी, 4 टॉफी खा ली, और आपके फ्रेंड ने आपको 2 टॉफी और दे दी, बट अल्टीमेटली क्या होगा 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, 6 प्लस 2 8, तो अल्टीमेटली आपको 8 बचा आपके पास, और अगर आप ओरिजिनल से मैच करोगे तो आपके पास 2 कम बचा, आपके पास ओरिजिनली 10 टॉफीज थी बट अब सिर्फ 2 बची। तो वो हुआ किस लिए कि आपकी जो डिक्रीज था, मतलब कि मान लो डेथ रेट जो था वो ज्यादा था देन दी बर्थ रेट। ठीक है, आपके इंक्रीज से डिक्रीज ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज ही होगी। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जगह जगह पे जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंज होता रहता है, और उसका एक कारण ये है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या, जैसे हमने बताया आपको कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब लोग चेंज करते हैं, आते जाते हैं, तो उस चीज को हम माइग्रेशन कहते हैं। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। अब क्या होता है कि आप हमारा जो देश है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब कोई भी इंडिया के अंदर अंदर कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। कोई पंजाब से वेस्ट बंगाल जा रहा है, वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु जा रहा है, तमिलनाडु से कोई वेस्ट बंगाल में जा रहा है, मतलब देश के अंदर ही आना जाना हो रहा है। देश के अंदर ही एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हो, देश से बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, तो एक तो माइग्रेशन क्या हो सकता है विद इन कंट्री की, जब आप जो माइग्रेशन कर रहे हो वो विद इन कंट्री कर रहे हो, कंट्री के अंदर अंदर कर रहे हो। ठीक है, और दूसरे तरीके का माइग्रेशन क्या हो सकता है कि जब आप दो कंट्रीज के बीच में माइग्रेट कर रहे हो, आप इंडिया से चाइना जा रहे हो, या फिर इंडिया से आप अमेरिका जा रहे हो, कोई अमेरिका से चाइना जा रहा है, कोई अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कंट्रीज में माइग्रेशन हो रही है। तो दो तरीके से माइग्रेशन हो सकती है, जो लोग हैं वो कंट्री के अंदर अंदर भी मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और कंट्री के बाहर भी है, कंट्रीज के बीच में भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना जाना कर सकते हैं। अब एमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो कि किसी कंट्री को लीव करते हैं। तो मान लो इंडिया से कोई पर्सन अमेरिका जाता है, कोई पर्सन एक्स था जो इंडिया से अमेरिका चला गया, तो इंडिया के लिए ये पर्सन क्या हुआ एमिग्रेंट। तो आप ई से याद रख सकते हो, ई फॉर एग्जिट होता है, तो जो हमारी कंट्री से एग्जिट कर रहा है, या किसी भी कंट्री से जो पर्सन एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो उस कंट्री के लिए जिससे बाहर जा रहा है उसके लिए क्या होगा, ये पर्सन एमिग्रेंट कहलाएगा। तो अगर ये पर्सन एक्स इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाएगा तो इंडिया के लिए ये पर्सन एमिग्रेंट कहलाएगा।
वही इमिग्रेंट कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में आते हैं। तो हमारे लिए सेम एक्स पर्सन क्या हुआ, एमिग्रेंट। वही अमेरिका के लिए यही एक्स पर्सन क्या है, अमेरिका में आ रहा है। तो जिस कंट्री में कोई पर्सन आ रहा है, जो अराइव कर रहा है कंट्री में, वो उसके लिए क्या होता है, इमिग्रेंट। तो एक्स जो है वो हमारे लिए एमिग्रेंट है और अमेरिका के लिए सेम पर्सन एक्स जो है वो इमिग्रेंट है। तो जो पर्सन जा रहा है, ई फॉर एग्जिट, तो एमिग्रेंट क्या हुआ, जो जा रहा है, और जो आ रहा है इन, आई फॉर इन होता है, इन एंड एग्जिट होता है ना, तो आई फॉर इन होता है, तो जिस कंट्री में वो पर्सन इन कर रहा है, आ रहा है, उसके लिए वो इमिग्रेंट हो गया। अब जैसे कि कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हो गई, तो इनमें क्या हुआ है, इनमें जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ी है इन माइग्रेशन की वजह से। इन माइग्रेशन मतलब कि लोग इन कंट्रीज में ज्यादा नंबर पे आ रहे हैं, इसे हम इमिग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो इनके लिए लोग क्या हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए, ठीक है। तो इन कंट्रीज में अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें पॉपुलेशन बढ़ी है इमिग्रेशन के कारण, क्योंकि दूसरे कंट्रीज से इन कंट्रीज में लोग आते जा रहे हैं। वहीं सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। वहीं सूडान जैसी कंट्री में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि वहां से, उस कंट्री से लोग जो हैं वो हट के दूसरे कंट्री में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन किस लिए कम हो रही है, एमिग्रेशन की वजह से, आउट माइग्रेशन की वजह से, कि लोग सूडान से निकल के किसी दूसरे कंट्री में चले जा रहे हैं। तो सूडान के लिए वो लोग क्या हुए, एमिग्रेंट्स हुए, ठीक है। और जब दूसरी कंट्री में जाएंगे, मान लो अमेरिका में जा रहे हैं सूडान से, तो अमेरिका के लिए वो गए इमिग्रेंट, सूडान के लिए हो गए एमिग्रेंट। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशंस। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो लेस डेवलप्ड नेशन से, ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उन कंट्रीज से लोग जाते हैं डेवलप्ड कंट्री। तो देखो इंडिया है, इंडिया से आप देखोगे कितने सारे लोग जो हैं वो बाहर देश में काम कर रहे हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में काम कर रहे हैं। गूगल का सीईओ जो है वो एक इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, मतलब आप देखोगे कितने सारे, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन है। अब देखोगे तो मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंडिया से बाहर दूसरे देशों में लोग काम करते हैं। इसी तरीके से नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो लेस डेवलप्ड नेशन होते हैं, हमारा जो नेशन है, हमारी कंट्री इंडिया है, अभी वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है, या यूं कहें वो लेस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो वो एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, और इसीलिए क्या होता है कि लोग यहाँ से दूसरे नेशंस में, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, इन नेशंस में जाते हैं। अब जाने का कारण क्या है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। लोग जो हैं उनको क्या होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट की, वहां पे ज्यादा अच्छी नौकरी मिलती है, ज्यादा अच्छा काम मिलता है, ज्यादा अच्छा पैसा उन्हें मिलता है उनके काम के लिए, और इसीलिए लोग यहाँ से लेस डेवलप्ड नेशन से हटकर निकलकर दूसरे जो डेवलप्ड देश हैं वहां पे जाते हैं, मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। अब विद इन कंट्री भी जो माइग्रेशन होता है वो भी मेनली किस लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट के सर्च में, दूसरा एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज की सर्च में। तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग जाते हैं, क्या होता है कि जो गांव वाले इलाके हैं वहां से लोग शहर वाले इलाकों में माइग्रेट करते हैं। मेनली वो क्यों करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं। आप देखोगे अर्बन एरियाज में आपको बहुत सारे डेली वेज वर्कर्स मिलेंगे, तो आप देखोगे वो जो डेली वेज वर्कर्स है ना, वो उस अर्बन एरिया के नहीं होते, वो किसी रूरल एरिया से आते हैं, वो अपने जो घर बार होता है उसे छोड़ छोड़ के शहरों में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, जॉब की तलाश में, काम की तलाश में, ठीक है। दूसरा एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शहरों में आते हैं एजुकेशन के लिए, अच्छी स्कूल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि जो रूरल एरियाज होते हैं वो रूरल ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सब नहीं है, और इसीलिए अर्बन इलाके किस लिए अर्बन है, उन्हें अर्बन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे ये सब फैसिलिटीज हैं। तो लोग रूरल से अर्बन एरिया में क्यों करते हैं मूव, ताकि उन्हें ये सभी जो फैसिलिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ की, वो मिल सके। और सिर्फ अर्बन से, अर्बन और रूरल में ही मूवमेंट नहीं होता कि भाई रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं, बल्कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी होता है। भले कोई अर्बन सिटी है, मान लो कि पुणे से जो है मुंबई में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मुंबई से दिल्ली में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, तो वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के कारण से वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रूरल से अर्बन ही होगा, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब लोग सिटी में भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में मूव कर सकते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन इन्हीं सब के कारण, ठीक है। रीजंस ये सेम रहेंगे, जहां पे जिसको बेटर फैसिलिटी लगेगी वो वहां पे मूव कर जाएगा।
तो यहाँ पे ग्लोसरी में दिया हुआ है, इमिग्रेशन मतलब कि जब कोई पर्सन किसी कंट्री में आता है, तो आप इन से याद रखो, आई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर इन, तो जो कंट्री में इन करेगा तो उस कंट्री के लिए वो पर्सन क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। और एमिग्रेशन क्या होता है, जब कोई पर्सन उस कंट्री को लीव करता है, वहां से एग्जिट करता है, तो हो गया एमिग्रेशन। तो ठीक है, तो मैंने इसको एग्जांपल आपको दे चुका है। मान लो इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, एक पर्सन एक्स है, वो इंडिया को छोड़ के जाता है, तो इंडिया के लिए एक्स पर्सन क्या हो गया, एमिग्रेंट। और अमेरिका में क्योंकि वो आ रहा है, तो अमेरिका के लिए वो सेम एक्स पर्सन इमिग्रेंट हो गया। तो आई होप आपको अब ये जो इमिग्रेंट एमिग्रेंट जो भी है ये सब क्लियर हो गया। बर्थ रेट डेथ रेट आपको समझ आ गया, और इनकी वजह से पॉपुलेशन में कैसे चेंज आता है वो भी क्लियर हो गया होगा, राइट। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इतने रैपिडली इंक्रीज कर रही है, और 1800 के बाद से जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। उससे पहले भी पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, बट धीरे धीरे बढ़ रही थी, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, राइट। सो क्या पूरे वर्ल्ड में ये जो इंक्रीज, मतलब कि क्या हर कंट्री में एक ही तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में? ऐसा नहीं है। देखो, किसी देश में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, किसी देश में थोड़ा धीरे से इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, किसी देश में कम हो रही है पॉपुलेशन, है ना, ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि ओवरऑल हम देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बट अगर हम इंडिविजुअल कंट्री को लेके देखें तो हर कंट्री का अपना पैटर्न है। हर कंट्री में अलग तरीके से पॉपुलेशन में चेंज आ रही है, किसी में बहुत तेजी से बढ़ रही है, किसी में धीरे से बढ़ रही है, किसी में घट रही है एक तरीके से। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स हमें देखने मिलेंगे पॉपुलेशन चेंज में, अगर हम हर एक कंट्री को स्टडी करें तो। सो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो रेट है, जिस रेट से, जिस तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वो वर्ल्ड में वेरी करता है। वेरी मतलब कि चेंज करता है, बदलता है, मतलब हर कंट्री टू कंट्री जो है आपको अलग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो देखने मिलेगा। Although world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. वही मैंने बोला कि वैसे तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है तेजी से, बट सभी जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही। मतलब कि सभी कंट्रीज में एक जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तो कुछ कंट्रीज जैसे कि केन्या, तो केन्या में बहुत ही हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब कि वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है केन्या में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि केन्या में बोथ हाई बर्थ रेट्स हैं एंड डेथ रेट्स हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अगर हम 1000 का ग्रुप लें और उसमें देखें कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो पर 1000 पीपल बहुत ही ज्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, बट डेथ भी ज्यादा की हो रही है। बट धीरे धीरे करके केन्या में क्या हुआ कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो इम्प्रूव हुई हैं, और उस वजह से डेथ रेट जो है वो धीरे हो गया। तो बर्थ रेट तो हाई रह गया, बट डेथ रेट जो है वो पहले हाई रहा करता था, जो कि अब वो अच्छी हेल्थ केयर के कारण लो हो गया है। मतलब कि बर्थ रेट इज स्टिल हाई, बट डेथ रेट जो है वो अब कम हो गया है। और इस वजह से मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोग जो हैं वो जिंदा रह रहे हैं। अब अगर ज्यादा लोग जन्म लेंगे और कम लोग मरेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी और तेजी से ग्रो करेगी। तो केन्या में यही हुआ कि केन्या में वहाँ की हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो अच्छी हुई, और उस वजह से डेथ रेट जो है वो कम हुए, और बर्थ रेट जो थे वो अभी भी हाई ही थे, और इस वजह से हाई ग्रोथ रेट केन्या में देखने मिला। वहीं दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो है। मतलब कि पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है, इंक्रीज तो कर रही है, बट बहुत ही धीरे धीरे कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जो बर्थ रेट है वो भी लो है, और डेथ रेट जो है वो भी लो है। मतलब कम बच्चे जन्म ले रहे हैं और कम ही लोग मर रहे हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ तो रही है, बट बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ रही है। तो इस वर्ल्ड मैप में एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दिखाया हुआ है, मतलब कि हर कंट्री का क्या पैटर्न है, किस रेट से जो कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। तो नेचुरल इंक्रीज क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि नेचुरल ग्रोथ रेट वो होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट का जो डिफरेंस है वो हो गया नेचुरल इंक्रीज। तो यहाँ पे नेचुरल इंक्रीज का रेट ही दिखाया हुआ है। तो आप देखोगे जो ब्लू कलर से कंट्रीज कलर्ड हैं, उन कंट्रीज में क्या है, बहुत ही हाई रेट है नेचुरल इंक्रीज का। मतलब कि इन देशों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, वेरी हाई, लगभग 3% और मोर। और ये हम एनुअल रेट देख रहे हैं, मतलब कि हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लू कलर से कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में 3% या उससे ज्यादा
से तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जैसे कि एक साल मतलब मान लो 2021 में इस कंट्री में क्या था, 100 लोग रहते थे मान लो, ठीक है, और 2022 में क्या हो गया कि कंट्री में 3% से पॉपुलेशन का इंक्रीज हो गया, मतलब कि अब यहाँ 103 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करेंगे तो इस साल में लगभग क्या होगा कि 103 का अगर आप 3% निकालोगे कि हर साल जो है 3% से इंक्रीज आ रहा है, तो वो बनेगा लगभग 3.09, ठीक है। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 103 प्लस 3.09, तो हो जाएगा 106.09। तो लगभग इतनी पॉपुलेशन जो है आपको 2023 में देखने मिलेगी इस कंट्री में जिसमें हमने 100 का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरीके से 3% से हर साल, वैसे ये लगभग है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, 3% या उससे ज्यादा से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है इन कंट्रीज में हर साल, ठीक है। फिर अगर हम देखें ये जो पिंकिश कलर से कंट्रीज हाईलाइटेड हैं, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है, हाई रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लगभग 2 से लेके 2.9% से ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। फिर ये बहुत ही लाइट हल्का सा ग्रीनिश सा कलर है, जैसे आप इंडिया का कलर देख सकते हो, यहाँ पे चाइना, तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें मॉडरेट रेट है ग्रोथ का। इसमें क्या हो रहा है, लगभग 1% से लेके 1.9% से पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है हर साल। फिर वही जो येलोइश कलर से कंट्रीज हाईलाइटेड हैं, इनमें 0.9% या फिर उससे कम से इंक्रीज आ रहा है पॉपुलेशन में। और जो कंट्रीज लगभग वाइट हैं एकदम, उनमें क्या हो रहा है, या तो कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा, जीरो इंक्रीज हो रहा है, जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पॉपुलेशन है वो हर साल सेम ही रहे, तो बहुत ही मुश्किल से ऐसा होगा। या फिर डिक्रीज कर रही है, तो हो सकता है किसी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी कर रही हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से ओवरऑल हम बात करें तो इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल हम बात करें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो हम कहेंगे कि जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, और वो भी हाई रेट से ग्रो कर रही है। बट वहीं हम अलग अलग कंट्रीज का देखें तो हमें पता चलेगा कि हर कंट्री का एक अपना ही अलग ग्रोथ रेट है। कोई तेजी से ग्रो कर रही है, कोई बहुत धीरे ग्रो कर रही है, और कोई बिल्कुल ही नहीं ग्रो कर रही है या फिर उसमें डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेम नहीं है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एक कंट्री के इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और अगर कोई कंट्री अपनी पॉपुलेशन कंपोजिशन को अच्छे से स्टडी करे तो वो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो बना सकती है, राइट। सो हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि वो आर्थिक तौर पर कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि उस कंट्री में कितनी जनता है, कितनी भीड़ है। मतलब कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगी, या फिर किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है तो वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, जो कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है, जितना उसमें क्राउड है, उसका कोई लेना देना नहीं है, हैज लिटिल टू डू विद, मतलब बहुत ही मुश्किल से वैसे फर्क पड़ता है, बट कह सकते हैं कि कोई इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो कंट्री जो है वो कितना इकोनॉमिकली डेवलप करेगी, उसका उसकी पॉपुलेशन से इतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। और पॉपुलेशन मतलब कि नंबर जो है पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, बट पॉपुलेशन का नंबर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है, वो मैटर करता है बट थोड़ा बहुत ही, इतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन का कोई रिलेशन नहीं है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, मैं ये कह रही हूँ कि उस कंट्री की पॉपुलेशन का नंबर का, ठीक है, नंबर का, कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसका इतना ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, क्वालिटी का जरूरी है। क्वालिटी मतलब कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। हमने पढ़ा था ना कि एक ह्यूमन रिसोर्स कब कहलाता है, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो हेल्दी होगा, जब वो मोटिवेटेड होगा। तो अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन में ये तीनों चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब प्रॉपरली हेल्दी है, मोटिवेटेड है, तो वो चीज मैटर करती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर ये तीन चीज नहीं होंगी तो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो क्वालिटी मैटर्स बट क्वांटिटी इतनी नहीं मैटर करती, ठीक है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ही ऐसी कंट्री हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा था ये, कि सबसे
10 ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं। तो उसमें देखो 10th नंबर पे जापान भी है, कि मतलब जो जापान है वो भी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा इसमें पॉपुलेशन रहती है। और साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो भी है। दोनों ही कंट्रीज टॉप 10 पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में हैं। बट इन दोनों ही कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही अलग है। जापान जो है वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है देन बांग्लादेश। बांग्लादेश इतना ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट नहीं है, बट जापान बहुत है। और वहीं हम देखें तो दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डेंस है। डेंस मतलब क्या, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो जापान में भी काफी ज्यादा लोग रह रहे हैं, और बांग्लादेश में भी ये जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, बट इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो अलग है। तो ये आपको वही एग्जाम्पल देने के लिए बताया हुआ है कि कितनी जनता किसी जगह पे रह रही है, वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इतना ज्यादा रिलेट नहीं करती है। ठीक है। Then to understand the role of people as a resource, we need to know more about their qualities. अब हम अगर ये जानना चाहते हैं कि लोगों का एज रिसोर्स क्या रोल रहता है, मतलब कि कब जो लोग हैं किसी कंट्री के वो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चीज के लिए उनमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ स्किल्स होंगी, तभी तो जाके वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमें वही जानना है कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि एक आदमी को रिसोर्स बनाती हैं। वैसे उसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में, मतलब वो जो मेन 3 चीजें थी वो डिस्कस कर चुके हैं। वो 3 चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बट बाकी भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को एज रिसोर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, की मतलब कि लोगों को हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। वी आर कॉलिंग ह्यूमन अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कि वो एक रिसोर्स है, वो एक संसाधन है। तो अब वो संसाधन है तो उसके क्या रोल है, वो ऐसा क्या करेगा जो कि हम कहेंगे कि वो एक रिसोर्स है। वो कब कंट्री में और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा एज अ रिसोर्स। तो वो चीजें जानने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या वो चीजें हैं जो कि हमें फोकस करना है जिन पे। So people vary greatly in their age, sex, literacy level, health conditions, occupations and income level. तो देखो, आप अगर अपने आसपास ही देखोगे तो क्या आपके पड़ोसी सेम इनकम कमाते हैं जैसे कि जितना कि आपके पापा? क्या आपके पापा की हेल्थ एकदम सेम है जितने कि आपके पड़ोसी की? तो मतलब आप हर जगह देखोगे, इवन इफ यू सी इन योर सोसाइटी यू विल फाइंड दैट नॉट एवरीवन हैज सेम हेल्थ कंडीशन, सेम इनकम लेवल। ठीक है। सेम जेंडर कंपोजिशन की, उतने ही मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने तो ये सिर्फ आपको अपनी आपकी सोसाइटी का, आपके गांव का, आपके शहर का एग्जांपल दिया। तो ऐसा होता है पूरे देश में। ठीक है। हर कंट्री में क्या होता है, किसी कंट्री में अगर हम एक कंट्री ए को लेके देखें तो इस कंट्री ए में क्या होगा कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा वेरी करेंगे, मान लो उनके जेंडर में, कि इस कंट्री ए में की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है देन फीमेल। वहीं अगर हम दूसरी कंट्री ले लें बी, तो हो सकता है इस कंट्री बी में फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो देन मेल। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि हर कंट्री में एक अपना अलग ही कंपोजिशन रहता है हर चीज का। हो सकता है एक कंट्री में बहुत ज्यादा हेल्दी लोग रहते हो, वहीं दूसरी कंट्री में इतने हेल्दी लोग नहीं हो। ठीक है। हो सकता है एक कंट्री में एजुकेटेड लोग हो, मान लो बी में एजुकेटेड लोग बहुत हैं, बट इसमें जो ए कंट्री है उसमें एजुकेटेड नहीं है। तो मैं आपको ऐसे ही रैंडमली बोल रही हूँ कि हर कंट्री का अपना ही एक कंपोजिशन होता है, एक तरीके से उसके अपने ही फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो हर कंट्री का ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा, अलग अलग रहेगा, डिफर करेगा। तो हर कंट्री में आप देखोगे उनका जो एज कंपोजिशन है कि कितने ज्यादा बच्चे हैं इस कंट्री में, कितने ज्यादा जवान है, कितने ज्यादा बूढ़े हैं। तो हर कंट्री में ये चीज अलग होगी। इसी तरीके से आप देखोगे सेक्स का, तो मतलब कि जो जेंडर है, कहीं पे मेल ज्यादा होंगे, कहीं पे फीमेल ज्यादा होंगी। लिटरेसी लेवल की, वो लोग जो हैं कितने पढ़े लिखे हैं, कितना वो लिख सकते हैं, कितना वो पढ़ सकते हैं, तो किसी कंट्री में ज्यादा होगा, किसी कंट्री में कम होगा। ऑक्यूपेशन, किसी कंट्री में लोग क्या काम ज्यादा कर रहे हैं, क्या फार्मर्स ज्यादा हैं किसी कंट्री में, हो सकता है दूसरी कंट्री ऐसी हो जिसमें प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो ज्यादा हो। ठीक है। इसी तरीके से इनकम लेवल, तो एक कंट्री में हो सकता है लोग एवरेज इनकम जैसे बहुत ज्यादा हो, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, डेवलप्ड जो नेशन है, उनकी एवरेज जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा है। वही हमारे जैसा जो देश है जो इतना डेवलप नहीं है अभी, वो डेवलपिंग नेशन है, तो उसमें जो एवरेज इनकम लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये भी डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। अब इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी हम अपनी पॉपुलेशन को और बेटर तरीके से समझ सकेंगे और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी पॉलिसीज जो है वो बना पाएंगे।
पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो मैंने अभी आपको जितना भी बताया कि भाई मेल फीमेल कितने हैं, वहाँ की इनकम लेवल कितनी है, तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये बताती हैं कि वहाँ के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और इसी चीज को हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि वो जो पॉपुलेशन है वो क्या क्या कंपोज करती है, उस पॉपुलेशन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं ये क्या है, आपको पॉपुलेशन का एक तरीके से स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। और इसीलिए इन चीजों को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ये हमें मदद करती है कि वही कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग जो हैं एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली कि आखिरकार पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होता है। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid। अब population composition की तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है इसमें इतने मेल इतने फीमेल ये सब होता है, बट इस चीज को हम स्टडी करें कैसे, हर चीज को स्टडी करने का एक अपना तरीका होता है। और इसी तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। आप पॉपुलेशन पिरामिड्स को देख के काफी आसानी से पता लगा लोगे कि इस पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो कैसा है, ठीक है, क्या कंपोजिशन है इस पॉपुलेशन का। तो वो इस तरह के पिरामिड्स की मदद से काफी इजीली समझा जा सकता है, ठीक है। अब इसे पॉपुलेशन पिरामिड क्यों कहते हैं, देखो पिरामिड क्या होता है, वो इस शेप का होता है ना, ऐसा होता है। तो आप इन ग्राफ्स को देखोगे तो ये नॉर्मली आपको इस पिरामिड की शेप में दिखेंगे, ठीक है। देखो अब इन सभी ग्राफ्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पॉपुलेशन पिरामिड क्या क्या शो करते हैं, मतलब कि इनको देख के हमें क्या क्या पता लगा सकते हैं हम। द पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। जो टोटल पॉपुलेशन है उसको यूजुअली एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 5 to 9 का ग्रुप आप देखोगे, देखो 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 30 to 24। तो ये क्या है, एज ग्रुप ईयर्स कि कितने से कितने एज के ग्रुप जो हैं जो लोग हैं वो रहते हैं। जैसे इस ग्राफ में क्या है कि 0 to 4 के जो लोग हैं वो कितने हैं, इतने इतने परसेंटेज। ये आपको एक ग्राफ की तरह नीचे दिया हुआ है कि लगभग 9% जो है वो मेल है और वहीं रेड कलर से फीमेल दिखाया हुआ है। तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कि लगभग यहाँ पे भी लगभग 9% से जो फीमेल हैं वो जन्म लेती हैं। तो 0 to 4 के जो बच्चे मिलेंगे आपको लगभग 9% ही मेल मिलेंगे और लगभग 9% ही फीमेल देखने मिलेंगे। तो आपको बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड से क्या पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग कितने हैं। मान लो टोटल पॉपुलेशन किसी कंट्री की 100 है। अब आप ये जानना चाहते हो इन 100 लोगों में से कितने परसेंटेज जो है वो 0 से लेके 5 साल के बच्चों की है, मतलब 5 साल से नीचे नीचे के बच्चे कितने हैं इस 100 में से। तो आपको पता चलता है कि जो 10% लोग हैं इस 100 में से वो हैं 5 साल से नीचे नीचे। तो आपको पता चल गया कि भाई 100 में से 10 लोग जो हैं वो 0 से 5 साल की एज के हैं। तो इस तरीके से आपको एज ग्रुप्स जो है वो पता चल जाते हैं कि ये जो पिरामिड है इससे आपको इजीली एकदम देखो देखने से ही पता चल रहा है, आप एकदम इजीली पता लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर एज में परसेंटेज कितना रह रहा है उस पॉपुलेशन का। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। तो एक तो आपको एज ग्रुप्स के बारे में पता चलता है और दूसरा आपको पता चलता है इन पॉपुलेशन पिरामिड से कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज मेल है, कितना परसेंटेज फीमेल है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया कि भाई 0 से 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इतने हैं। मतलब हमने बोला था कि 0 से 5 का जो भी हमने एग्जांपल लिया था कि 10 जो बच्चे हैं 100 में से 10 बच्चे जो हैं वो 0 से 5 की एज के हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं अब कि इस 10 में से बताओ कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो ये चीज भी आपको इस पिरामिड को देखने से पता चल सकती है। देखो ब्लू कलर से उन्होंने यहाँ पे मेल को शो किया है और रेड कलर से फीमेल को। तो वही हमने बताया कि आपको जो मेल है वो भी लगभग 9% है और फीमेल जो है वो भी लगभग 9% ही है। तो टोटल यूं कहें कि जो 18% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 0 से लेके 4 की एज का है और उस 18% में से 9% मतलब ऐसे बच्चे हैं जो कि मेल हैं, 9% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि फीमेल हैं। तो ये आपको क्लियरली समझ आ जाता है। आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको कोई बड़ी बड़ी स्टडीज नहीं पढ़नी पड़ी, आपने सीधा इस मैप में देखा, इस पिरामिड में देखा और आपको पता चल गया। तो इसलिए पिरामिड्स को स्टडी करना काफी ज्यादा आसान होता है। अभी जो पिरामिड्स हैं ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं और ये जो शेप है इस पिरामिड की ये हमें बताती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो किस किस एज ग्रुप की है
और उसका बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, कितने बच्चे जी रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं वो आगे चल के मर जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको इस पिरामिड से देखने मिलेंगी। और बेसिकली जो बर्थ रेट, डेथ रेट जो है वही इस पॉपुलेशन के पिरामिड को शेप देता है। ठीक है, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उन लोगों की कहानी एक तरीके से आपको पॉपुलेशन पिरामिड की मदद से पता चलती है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बिलो 15 ईयर्स हैं, वो आपको बॉटम में देखने मिलेंगे। और वहीं जो इस पिरामिड का टॉप होता है वो आपको एज्ड पीपल की पॉपुलेशन बताएगा कि इस कंट्री में जो एज्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कितने रह रहे हैं। और साथ ही साथ इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो नीचे वाली लगभग जो बच्चों वाला पिरामिड आपको दिख रहा है, यहाँ तक जो पिरामिड दिख रहा है, उससे आपको साथ ही साथ बर्थ का जो लेवल है, बर्थ रेट जो है वो भी आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं, कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो लेवल ऑफ बर्थ है वो भी शो होगा। और जब आप ऊपर जाओगे, जो टॉप है, उससे आपको डेथ रेट जो है उसका लेवल पता चलेगा। पॉपुलेशन पिरामिड से हमें यह भी पता चलता है कि उस कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स हैं। अब डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब जब आप किसी पे डिपेंड करते हो। आप जो है अभी बच्चे हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, क्या आप अपना खुद कमा के लाते हो, फिर खाते हो, अपना रोटी वोटी कैसे करते हो? आपके पापा आपके लिए कमा रहे हैं और जो वो कमाते हैं उससे खाना पीना होता है, उसी से आप घर में रह रहे हो। मतलब आप अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंड करते हो अपनी नीड्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जब कोई पर्सन अपनी पूरी नीड्स के लिए, खाने पीने के लिए, घर के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज के लिए किसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट्स हैं वो दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहला तो यंग डिपेंडेंट्स। यंग डिपेंडेंट्स मतलब बच्चे, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे जो अभी कमा नहीं सकते, जो तो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 15 ईयर्स से बिलो जो लोग होते हैं उन्हें हम यंग डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, ये अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और दूसरे जो ग्रुप हो गया डिपेंडेंट्स का, वो है एल्डरली डिपेंडेंट। ऐसे लोग जो कि बूढ़े हो चुके हैं, अब उनमें क्षमता नहीं है कि वो अच्छे से काम वाम कर सकें, कोई नौकरी कर सकें। इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं वो जो अपने बच्चे वगैरह होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये 65 से ऊपर वाले होते हैं। तो 15 ईयर से नीचे वाले होते हैं यंग डिपेंडेंट, और 65 से ऊपर वाले लोग होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप इसको, आपको रट्टा लगाने की तो जरूरत है नहीं। आपको पता है कि जो 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो नहीं कमा सकते, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो। आप छोटे हो, आप कमा नहीं रहे हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हो। और आप अपने दादा दादी का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके जो दादा दादी हैं वो भी आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और वो बूढ़े हैं तो वो एल्डरली डिपेंडेंट हो गए। जो वर्किंग एज के होते हैं, मतलब कि जो 15 साल से ऊपर के और 65 से नीचे के, ठीक है, 15 से लेके 65 के बीच वाले जो लोग हैं, ये वर्किंग एज के होते हैं। वर्किंग एज मतलब जो बाहर जाके काम वाम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और ये इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। मतलब जो बेसिकली इकोनॉमी है वो इनकी वजह से चल रही होती है। जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे उतनी ही अच्छी इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म करेगी। ऐसे पॉपुलेशन पिरामिड जिसका बेस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होगा, उससे आपको क्या पता चलेगा कि उस कंट्री में बर्थ रेट जो है वो हाई है। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो इजीली पता चल सकता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। तो जिस कंट्री में जो पॉपुलेशन का बर्थ रेट हाई होता है वो ब्रॉड से, मतलब बॉटम से, नीचे से बहुत ही ब्रॉड होती है, बहुत ही चौड़ी होती है। वही जिसमें डेथ रेट भी हाई होगा तो उसका आपको इस तरीके से नैरो हो जाएगी वो, मतलब नीचे बहुत ही ब्रॉड है और ऊपर जाते जाते ये एकदम पतली हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे तो ज्यादा परसेंटेज रहेगी पॉपुलेशन की। बट क्योंकि इस कंट्री में जो डेथ रेट है वो भी हाई है, मतलब ये बच्चे जन्म तो लेते हैं बट बड़े होने तक ये आगे जी नहीं पाते, इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए मतलब ज्यादा लेवल पे डेथ हो रही है तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े रह पाते हैं। तो इसी कारण से क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो होगा, जिससे हमें पता चलता है कि इस कंट्री में बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो ये जो पिरामिड था ये केन्या का था। तो केन्या की पॉपुलेशन ऐसी है जिसका हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, और उसका जो पिरामिड है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, नीचे से एकदम चौड़ा है और ऊपर से एकदम पतला है। भाई चौड़ा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ऊपर पतला है। अब ऐसी कंट्रीज जिनमें बच्चों का डेथ रेट ज्यादा नहीं है, इसका मतलब कि बर्थ रेट ज्यादा है और वो बच्चे आगे चलकर जिंदा रहते हैं, वो जल्दी मर नहीं जाते, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होगा, उनका पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से ब्रॉड होगा। क्योंकि अब ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं और अडल्टहुड तक पहुंच पा रहे हैं। अब आप ये जो इंडिया का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड, इसको देख सकते हो कि इसमें जो नीचे का ब्रॉड
बेस है वो थोड़ा ब्रॉड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे आप देखोगे केन्या से इसको कंपेयर करो, केन्या में क्या हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम ऐसे हो जा रहा है, बट इंडिया का जो पिरामिड है वो एकदम से इस तरीके से तीखी वो नहीं हो रहा है, ये हल्का सा ऐसा है, ठीक है। मतलब कि इसकी ये जो स्लोप आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल है। वहीं आप ये देखो कि किस तरीके से एकदम सी टाइप ये शेप ले रहा है इधर से। तो इससे आप क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी नॉर्मल है, इतने ज्यादा बच्चे जो है वो जन्म लेते ही मरते नहीं हैं, और वो बड़े होकर वर्किंग क्लास तक पहुंचते हैं। और इनका जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है, नॉर्मल है। तभी आपको दिखेगा कि एकदम केन्या जैसी शेप नहीं बन रही, यहाँ पे बच्चे जन्म ले रहे हैं, कुछ अच्छी खासी मात्रा में बच्चे जो हैं वो वर्किंग क्लास तक मतलब बड़े हो रहे हैं, और क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज भी बेटर हो रही हैं तो डेथ रेट जो है वो भी धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से ऊपर भी ये एकदम ब्रॉड नहीं है, मतलब नॉर्मल है, और मतलब नीचे ये एकदम से ही आपको इतना ब्रॉड नहीं मिलेगा जितना कि आपको केन्या वाले केस में मिला, और ऊपर जाके एकदम से ये नैरो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो आपको पिरामिड की शेप थोड़ी नॉर्मल दिखेगी। अब जो जापान जैसी कंट्रीज होती हैं उनमें क्या है कि बर्थ रेट जो है वो लो है, और इस वजह से इनका जो बेस है वो बहुत ही नैरो है। देखो हमारा वाला फिर भी थोड़ा चौड़ा है, केन्या का बिल्कुल ही ब्रॉड बेस है, देखो कहाँ तक जा रहा है, राइट। बट जापान में क्योंकि यहाँ का जो बर्थ रेट है वो बहुत ही लो है, इसलिए इनका बेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। अब इनके यहाँ पे बच्चे तो इतने ज्यादा जन्म नहीं ले रहे, बट इनके यहाँ डेथ रेट जो है वो भी लो है। इस वजह से क्या होता है, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और इतनी जल्दी मरते नहीं है। तो आपको दिखेगा लगभग ये जो चीज है वो स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, बट इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। मतलब जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग मर रहे हैं और ज्यादातर बच्चे बड़े हो रहे हैं, इकोनॉमिक जो एक्टिव वर्क फोर्स है उस तक पहुंच रहे हैं, और आगे जाके एकदम से जो लोग हैं वो मर नहीं रहे, इतने ज्यादा लोग जो है उनकी डेथ नहीं हो रही, डेथ रेट भी लो है, बर्थ रेट भी लो है। तो इसलिए आपको नीचे भी एकदम ब्रॉड नहीं मिलेगा और ऊपर भी एकदम नैरो नहीं मिलेगा, और ज्यादा लोग जो हैं वो ओल्ड एज तक पहुंच पा रहे हैं। अब हमने ये पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें कितनी सारी चीजें बताता है, मेल फीमेल कंपोजिशन बताता है, डिफरेंट एज ग्रुप्स का जो डिवीजन है वो बताता है, कितना डेथ रेट हो रहा है ये बताता है, और कितने डिपेंडेंट्स हैं वो भी हमें बताता है। तो इससे हमें पता चला कि किसी कंट्री में जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होंगे, मतलब कि कम बच्चे कम बूढ़े, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 15 से ऊपर और 65 के नीचे वाले जो लोग हैं उनकी होगी, तो ऐसी कंट्री के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ऐसी कंट्री जो है उसमें लेबर फोर्स बहुत ज्यादा होगी, तो उस लेबर फोर्स का हम क्या करेंगे जब तक कि वो एजुकेटेड, हेल्दी और मोटिवेटेड नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जो है वो स्किल्ड हो, उनमें कुछ ना कुछ स्किल हो, स्पिरिटेड हो, मतलब मोटिवेटेड हो, अच्छे एनर्जी वाले हो, एक पॉजिटिव आउटलुक उनका हो कि वो काम कर सकते हैं, और होपफुल, होपफुल मतलब उनमें उम्मीद हो कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके के जो यंग पीपल हैं वो हर नेशन का फ्यूचर होते हैं, मतलब कि वही जो इकोनॉमिकली एक्टिव जो वर्क फोर्स है 15 टू 65 के बीच वाली, वो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होती है, क्योंकि बाकी जो पॉपुलेशन है बच्चों वाली और बूढ़ों वाली वो तो डिपेंडेंट्स हो गए ना, तो वो तो कोई काम नहीं करेंगे कंट्री के लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इकोनॉमिकली एक्टिव जो वर्क फोर्स है वो। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, और हमारी कंट्री जो है वो यंग कंट्री बोली जाती है, यंगेस्ट कंट्री, क्योंकि इस कंट्री में जो 15 से लेके 65 के एज ग्रुप के लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं वर्ल्ड में। मतलब ये जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होंगे उतना ज्यादा वो काम कर सकते हैं, उतना ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे लोगों को इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें एजुकेट किया जाए, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे, यंग लोग हैं तो कोई फायदा ही होगा नहीं। अगर वो यंग लोग को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, अच्छी एजुकेशन उनकी होगी, अच्छी हेल्थ उनकी होगी, तभी तो जाके वो एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इनको एजुकेट करना है, इनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, और इनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपनी उन स्किल्स को यूज कर सकें देश के डेवलपमेंट के लिए। So with this, we have come to the end of our chapter number 6 of class 8 geography. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.